आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सैलरी हेड में, सैलरी हेड को और एक्सप्लेन करना था। अभी तक के पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देख लिया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन, डिडक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया था। डेफिनेशंस को हम लोग कवर कर रहे थे, तो डेफिनेशंस को एक बार और देखते हैं बेहतर तरीके से। डेफिनेशंस के साथ ही साथ आज हम लोग सैलरी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में यानी अलाउंसेस भी पढ़ने वाले हैं। ये सब हो गया था हम लोग का। सैलरी हेड में सब लोगों को ये तो क्लियर है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी सैलरी कंस्ट्रक्ट होती है। बाकी इन सब चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग बात करते हैं क्या सेक्शन 15 की, तो सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कि चार्जिंग सेक्शन है ये हमारा, और इसमें कहता है ड्यू और रिसिप्ट। अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी ड्यू हो जाए या रिसिप्ट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। आपकी मान लीजिए 3 महीने से सैलरी आपकी कंपनी ने ड्यू कर रखी है, बट आपको पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट भले नहीं किया, आपको रिसिप्ट नहीं हुई, लेकिन ड्यू तो हो गई ना, तो टैक्सेबल है सर, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने किसी महीने की सैलरी आपने एडवांस उठा ली है, मैं मार्च में अप्रैल की सैलरी उठा लेता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिसिप्ट, क्योंकि मेरे को हो गया है, तो मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस पे एक एग्जांपल था जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि मिस्टर प्रकाश हैं जो कि कंपनी ज्वाइन की, उनकी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, और इन्होंने ज्वाइन किया है कब? 1 जनवरी 2016 में, ठीक है। और ये सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ज़्यादातर कंपनियों में देखो, कई कंपनियों में होता है कि मंथ एंड पे ही सैलरी ड्यू कर देते हैं, और कई कंपनियों में ऐसा होता है कि फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ सैलरी ड्यू करते हैं। जैसे जनवरी की सैलरी है तो 1 फरवरी को ड्यू करते हैं, फरवरी की सैलरी है 1 मार्च को ड्यू करते हैं, मार्च की सैलरी यानी कि इसमें चली जाएगी अप्रैल में, ठीक है। और कोई कंपनी ऐसा नहीं करती कि ड्यू करने से पहले सैलरी दे दे, वो तो एडवांस हो जाएगा ना। तो हर एक कंपनी क्या करती है, ड्यू करने के बाद ही नॉर्मली पेमेंट करती है। ड्यू करने के पहले कब कंपनी पैसा देती है, ऐसा कब होगा? बस एडवांस के केस में, अगर आपने एडवांस मांग लिया, कहा कि सर अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है लेकिन मेरे को सब कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अगर पहले पैसा मिल जाता तो बढ़िया था, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ड्यू करने से पहले कभी कभी कंपनी पेमेंट कर देती है, बट ऐसा कोई सिस्टम नहीं होती है, ठीक है ना। दैट इज एक्सेप्शन, वो कोई केस हो सकता है जिसमें आपको सैलरी पहले दी दी जाए, लेकिन नॉर्मली ड्यू करने के बाद ही कंपनी पेमेंट करती है। तो प्रकाश जी की सैलरी जनवरी की 20,000 रुपये जो है वो ड्यू कब होगी? 1 फरवरी को। तो वही चीज़ नीचे समझाया जा रहा है। मंथ अगर जनवरी चेक करें तो अमाउंट ऑफ सैलरी 20,000 है, ड्यू डेट है 1 फरवरी 16। अगर 1 फरवरी 16 की बात करें तो ये किस ईयर में आएगा? फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जगह मैं फाइनेंशियल ईयर लिख देता हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर में किस में आएगा? 15-16 में आएगा। फरवरी की सैलरी जो 20,000 रुपये वो 1 मार्च को ड्यू होगी, ये भी 15-16 में आएगा। लेकिन जो मार्च की सैलरी है 20,000 वो कब ड्यू हो रही है? 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल 16 चला गया तो ये 16-17 में चला गया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि 15-16 में बताओ टैक्सेबल सैलरी कितनी है, तो 15-16 में तो सिर्फ 2 ही महीने की सैलरी कैलकुलेट हो पाएगी, 40,000। तो 40,000 पे इनको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पता है 40,000 तो एग्जम्प्टेड है। तो नीचे वही चीज समझाया है। तो ये बेसिकली एग्जांपल किस पे बेस्ड था? सेक्शन 15 पे था, ड्यू और रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। अब एक और एग्जांपल, मिस्टर जैक ज्वाइन ए लिमिटेड फॉर अ मंथली सैलरी 6,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। तो मिस्टर जैक ने क्या किया, कंपनी ज्वाइन की, मैं यहाँ पे इसको 17 कर दे रहा हूँ, 17 में 1 अप्रैल 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया, ओके। फिर इसके बाद 18-19 में, ठीक, 18-19 में हिज इंक्रीमेंट किया, रहने दो, एग्जाम्पल का डेट और चेंज करने का कोई दरकार नहीं है, वापस वही रहने देते हैं। 6,000 सैलरी है, 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने ज्वाइन किया कंपनी। 15-16 में इनका इंक्रीमेंट होना था, बट डिसीजन पेंडिंग हो गई, कंपनी ने डिसीजन पेंडिंग में डाल दिया, इंक्रीमेंट किया नहीं, मतलब इंक्रीमेंट किया होगा या नहीं किया, करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन वो कह रही थी बाद में लेंगे, हम अगले साल लेंगे। 1 अप्रैल 2016 में हिज इंक्रीमेंट
फाइनलाइज, यानी कि 1 अप्रैल 2016 में जाकर के उसका इंक्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। और फाइनलाइज क्या हुआ कि 15-16 में इनकी सैलरी 1500 रुपए के हिसाब से बढ़ेगी और 16-17 में 2000। अब आप समझ रहे होंगे कि 1/4/2016 तो पीछे की सैलरी बढ़ाने का मतलब क्या है, वो 1500 रुपए डिसाइड कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट 1500 रुपए का माना जाएगा और 16-17 में हम 2000 रुपए इनकी सैलरी बढ़ाएंगे। The arrear salary was paid on 5th April 2016। तो 5th अप्रैल 2016 को इसको पूरी सैलरी दे दी गई एरियर के साथ। कैलकुलेट द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जैक ऑफ प्रीवियस ईयर 2016-17। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है एरियर सैलरी। तो एरियर सैलरी के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था चार्जिंग सेक्शन 15 में, जिसमें लिखा था कि एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्टेड टू सेक्शन 89(1) दैट मींस रिबेट। ध्यान रखिएगा, रिबेट मतलब लेस हो जाता है। एरियर सैलरी जिस साल एरियर लगता है उस साल आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। एरियर ऑफ सैलरी पे कब टैक्स देंगे, जब एरियर ऑफ सैलरी रिसीव हो। तो ध्यान रखिएगा, अपने एग्जाम्पल में एरियर लगा कब था, 15-16 का एरियर लगा था, मिला था नहीं मिला कब, 16 में। कब, 5 अप्रैल 2016 में। तो 15-16 में एरियर लगा 1500 रुपए, तो 15-16 में टैक्सेबल नहीं रहा। वो टैक्सेबल कब होगा, वो टैक्सेबल होगा 16-17 में। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन, सॉरी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 16-17 की इनकम पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं। तो सैलरी ऑफ, यहाँ पे 16-17 का बता रहे हैं। सैलरी ऑफ 16-17 कितना हुआ, 6000 सैलरी बेस था, 1500 रुपए के हिसाब से 15-16 में बढ़ा और 2000 रुपए कब, 16-17 में बढ़ा। तो टोटल सैलरी उसकी कितनी हो गई, 9500, यानी कि 16-17 में उसकी सैलरी कितनी है, 9500। 14-15 में कितनी थी, 6000। 15-16 में कितनी हो गई, माना गया 1500 रुपये बढ़ी 7500, लेकिन 7500 पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट उसको 6000 हो रहा था, 1500 रुपये एरियर लग रहा था। 2000 रुपये 16-17 में बढ़ी, यानी टोटल उसकी सैलरी अब हो गई 9500 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,14,000 रुपये इसकी 16-17 की सैलरी हुई। अब 5/4/2016 में इसको एरियर सैलरी भी मिल गई है, ठीक है। 15-16 का एरियर ऑफ सैलरी फॉर 15-16 ये भी मिल रहा है, कितना, 18,000 रुपये। फाइनली ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 16-17 की कितनी है, इन दोनों को जोड़ दो, 1,32,000। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 16IA की। नहीं, 16IA ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके, इसको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आ जाते हैं हम लोग सीधे मीनिंग ऑफ सैलरी पे। सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब बहुत ही सिंपल है। द टर्म सैलरी यूजुअली रेफर्स टू अ कंपनसेशन पेड पीरियडिकली फॉर रेगुलर और सर्विस परफॉर्म्ड बाय एन एम्प्लॉय। यानी कि सैलरी, पहला चीज तो कैसे पेमेंट किया जाता है, पीरियडिकली दिया जाता है। ये एक तरह का कंपनसेशन होता है जो पीरियडिकली दिया जाता है। इसके अगेंस्ट दिया जाता है रेगुलर वर्क जो आप हमारे यहाँ कर रहे हो, या फिर सर्विस परफॉर्म्ड बाय एन एम्प्लॉय। तो ये सैलरी की मीनिंग है। हम 17 की सबसेक्शन 1 की बात नहीं कर रहे अभी। 17 की सबसेक्शन 1 में सैलरी की डेफिनेशन डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स लॉ में, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो 17 की सबसेक्शन 1 अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या दिया है, सैलरी इंक्लूड। सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, वेजेस आता है। तो देखो, कहीं किसी किसी जगह पे बेसिक सैलरी के नाम से, किसी किसी जगह पे वेजेस के नाम से आपको पेमेंट मिल रहा है, दोनों ही सैलरी हेड में आएगी। एनी एनिटी पेंशन, अगर आप रिटायर हो गए, आपको हर महीना पेंशन मिलता है कंपनी से, तो जो पेंशन मिलता है वो भी सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि वो किससे मिल रहा है, पेंशन भी आपके एम्प्लॉयर से ही मिल रहा है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेजुटी, अगर कंपनी आपको ग्रेजुटी देती है, ग्रेजुटी क्या होता है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे।
हालांकि इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस 5 ईयर अगर आप काम करते हो तो हर साल कंप्लीट होने पे 15 डेज की सैलरी बनती है। और ये सैलरी मिलती कब है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अवेलेबल, या फिर डेथ पर उसकी फैमिली को मिलेगा। एनी एडवांस सैलरी, अगर आप एडवांस सैलरी उठाते हो तो ये भी सैलरी में इंक्लूड होती है। फीस, कमीशन, perquisites, प्रॉफिट इन lieu ऑफ सैलरी, एडिशन टू द एनी सैलरी और वेजेस। तो अगर फीस के नाम पे कंपनी आपको कुछ दे रही है, आप उनके एम्प्लॉय हो, आपने कंपनी का कुछ काम कर दिया और उस पर कंपनी आपको कुछ फीस देती है, या आप कंपनी आपसे कहती है आप तो मेरे एम्प्लॉय हो, आप भी अगर मेरा कुछ सेल्स करा देते हो आपको भी हम इतना % कमीशन देंगे। तो कमीशन आपको किससे मिल रहा है? अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है ना। अगर कमीशन आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सैलरी हेड की इनकम है। परक्यूजिट्स यानी कि जो एडिड बेनिफिट्स होते हैं, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एडिशनल बेनिफिट्स कह लो, यू कैन से। तो एडिशनल बेनिफिट जो हमको कंपनी की तरफ से मिलता है, जैसे रहने के लिए मकान, आने जाने के लिए कार, बातचीत करने के लिए मोबाइल, इस तरह की फैसिलिटी अगर कंपनी ने आपको दिया है तो इनको हम परक्यूजिट्स कहते हैं, अनुषंगिक लाभ हिंदी में। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है ना, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड लीव नॉट अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टियां, आप सभी को पता है एम्प्लॉयज को कुछ छुट्टी मिलती है एक डेफिनेट, कि आपको पूरे साल भर में 25 दिन की छुट्टी मिल रही है। अब आप ये 25 दिन की छुट्टी पेड लीव होती है, ठीक है। अगर आप छुट्टी लेते हो तब भी आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपने अगर छुट्टी नहीं ली उसके बावजूद, सपोज करो आपको 25 दिन की छुट्टियां मिली बट आपने लिया कितना, 10 दिन, तो 15 दिन आपने छुट्टी एंजॉय नहीं किया तो उसका आपको कंपनी पेमेंट कर देती है डेली वेजेस के आधार पर। तो वो जो पेमेंट आता है अगर एनुअली हर साल आपको मिल रहा है तो वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा, वो भी एक तरह की सैलरी होती है, इसको हम लोग लीव सैलरी कहते हैं, छुट्टियों का पैसा। द एनुअल एक्रेशनल रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोविडेंट फंड, यानी अगर प्रोविडेंट फंड में आपका अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके लिए एक रूल है कि अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो, ठीक है। रिकॉग्नाइज पीएफ में खासकर लिखा हुआ है फंड टू बी एक्सटेंड टू चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर एम्प्लॉयर आपके पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में 12% तक कंट्रीब्यूट करता है तो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, लेकिन 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगा, टैक्सेबल। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, या फिर कोई एनी अदर एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपकी पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह लो आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो वो भी आपकी सैलरी में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, वो भी सैलरी का ही हिस्सा माना जाता है। तो सैलरी में क्या क्या चीजें आती है, ये सारे के सारे जो हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं, 9 पॉइंट्स, ये सारे के सारे किस, 8 पॉइंट, ये सारे के सारे किस में आते हैं, 8 नहीं 9 ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सैलरी हेड में आते हैं, सैलरी के डेफिनेशंस में आते हैं। अब हमें पढ़ना था एग्जैक्टली सैलरी कंप्यूट कैसे होती है। कंप्यूटेशन एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हम लोग टोटल हमारे पास कितने हेड हैं, सबको पता है, इनकम के हेड जब हमने पढ़े थे कितने हेड हैं, 5 हेड है, 5 हेड्स हैं। तो इन 5 हेड्स के इनकम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें सैलरी कंप्यूट करनी होगी, हमें हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी होगी, कैपिटल गेन, हाउस बिजनेस प्रोटेक्शन है, अदर सोर्स, हमें सभी का कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा। एक बंदे को सैलरी मिल रही है तो हमको ये कंप्यूट करना होगा टैक्सेबल सैलरी कितनी है,
हाउस प्रॉपर्टी यानी किराए से कमा रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करना होगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा, और पीजीबीपी कैलकुलेट करना, अदर सोर्स की इनकम कैलकुलेट करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन को इनकम टैक्स में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कंप्यूटेशन। तो सबसे पहला हेड हम लोग सीख रहे हैं कैसे हम टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था इनकम तीन तरह का होता है, एक होता है क्या एग्जेम्प्ट, एक होता है टैक्सेबल, एक होता है डिडक्टेबल। एग्जेम्प्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो हम एग्जेम्प्ट इनकम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं। हमको कौन सा इनकम कैलकुलेट करना है, हमें टैक्सेबल इनकम यानी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रहे हम इनकम टैक्स में क्या शब्द यूज करते हैं, कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलिए देखते हैं। तो सैलरी में ध्यान रहे हमें 5 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। सैलरी में कितने कंपोनेंट्स पढ़ने होते तो बहुत सारे, लेकिन इसको हमने 5 भागों में 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले देखिए बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, ये सब आपकी सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक, बेसिक सैलरी सब लोग समझ रहे हैं, पेंशन हर महीना मिलती है जिनको रिटायरमेंट अगर हो गया हो तो, एन्युटी भी सब लोग समझते हो, बोनस है ना, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी अभी भी पढ़ा, एडवांस सैलरी सबको पता है। लीव सैलरी क्या होती है, लीव सैलरी में आपको बता रखा हूँ, जो छुट्टी आप एंजॉय नहीं करते उसका जो कंपनी आपको पैसा देगी। लेकिन ध्यान रखना लीव सैलरी 100% टैक्सेबल होगा अगर हर साल कंपनी आपको छुट्टियों का पैसा दे देती है, तो जो छुट्टी आपने नहीं एंजॉय किया। लेकिन अगर कंपनी आपसे कहती है नहीं नहीं हर साल के एंड में नहीं देंगे, हम कब देंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे देंगे, तब तो सर जी लीव सैलरी पे एग्जेम्पशन मिलता है, तब पूरा लीव सैलरी टैक्सेबल नहीं आएगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में ये सारी चीजें आपको दिखानी है, यानी बंदे को बेसिक सैलरी, पेंशन, बोनस, कमीशन वमीशन अगर मिल रहा है तो सबसे पहले स्थान पे आपको इन सब चीजों को शो करना है। नाउ सेकेंड नंबर पे हमें दिखाना होता है अलाउंसेस को। अलाउंसेस में भी अगर डिस्कस करें तो अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है, ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंस होता है, टैक्सेबल अलाउंस होता है। तो हमें क्या दिखाना है, टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक, अलाउंसेस होता क्या है, हालांकि डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए एडिशनल पेमेंट है ये जो आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप अपना एडिशनल एफर्ट लगा रहे हो, या फिर कह लो आप अनयूजुअल कंडीशन में रह के काम कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ आपको एडिशनल पेमेंट किया जाता है। जो एडिशनल पेमेंट या एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी आपको करती है इन सब के अलावा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अलाउंसेस। जैसे आने जाने के लिए आपको पैसे देती है, कि ट्रैवल करने के लिए आपको पैसे दे रही है, घर मतलब कि कहीं किराए पे लेकर के मकान रहने के लिए आपको पैसे दे रही है, ठीक है, आपका मकान वहां नहीं है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये जो पैसा कंपनी आपको दे रही है एडिशनल पेमेंट है। और जैसे पुलिस वालों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो वो सब क्या अलाउंसेस है। ये किस फॉर्म में दिया जाता है, कंपनी आपको किस फॉर्म में नॉर्मली देती है, नॉर्मली पेड इन कैश। तो पहले पॉइंट पे आपने देखा बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, कमीशन, बोनस, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी होगा। सेकेंड नंबर पे क्या हम ऐड करते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड पोजीशन किसको दी गई है, थर्ड पोजीशन पे हम ऐड करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। अब परक्यूजिट्स क्या होता है, अलाउंसेस एक नया शब्द था, परक्यूजिट्स भी एक नया शब्द है आप लोग के लिए। परक्यूजिट्स का मतलब होता है, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला था अलाउंसेस में, एडिशनल पेमेंट, परक्यूजिट्स को क्या बोलेंगे, एडिशनल बेनिफिट, या फिर कह लो पर्सनल बेनिफिट। सबसे अच्छा शब्द है पर्सनल बेनिफिट। कंपनी आपको कुछ पर्सनल बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है, क्यों दे रही है, ड्यू टू योर पोस्ट, योर डेजिग्नेशन, आपका पोस्ट ऐसा है, आपका डेजिग्नेशन ऐसा है, ठीक है, इसकी वजह से आपको ये बेनिफिट्स दे रही है। जैसे इस बार पैसा नहीं दे रही है, इस बार आपको सीधे मकान दे दी, जाओ ये मकान, ये बंगला है, इसी में जाके रहो। तो अगर बंगला दे रही है, पैसा नहीं दे रही है, जगह दे रही है, तो वो क्या हुआ, परक्यूजिट। आपको ट्रेवल करने के लिए पैसे नहीं दे रही है, पैसे देती तो अलाउंसेस होता,
लेकिन ट्रैवल करने के लिए उसने कहा नहीं, कंपनी की गाड़ी है, तुम बस कंपनी की गाड़ी से आगे जाओगे, और कंपनी उस गाड़ी का सारा खर्चा उठा रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, परक्यूजिट्स में आएगा, बेनिफिट है आपके लिए। कंपनी ने आपको मोबाइल दे दिया, पैसे नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही कि चलो ठीक है तुम्हारा मोबाइल का बिल के लिए लो, ये 500 रुपये रख लो, वो ऐसे नहीं कर रही। अगर पैसा देती तो अलाउंस हो जाता। यहाँ क्या कहती है, ये कंपनी का फोन है, इसे तुम यूज करो, जो भी बिल होगा कंपनी पे करेगी। तब तो सर जी बेनिफिट हो गया, इट्स कॉल्ड पर्सनल बेनिफिट और इट इज नोन एज परक्यूजिट्स। इसी को हम परक्यूजिट्स कहते हैं, अनुषांगिक लाभ। और ये किस में होता है, इन काइंड होता है। ये इन कैश हो रहा था और ये क्या होता है, इन काइंड, किसी भी और रूप में होता है कैश के अलावा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर बेसिक सैलरी, पेंशन, एनिटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी, ये सब सबसे पहले दिखाएंगे। सेकेंड नंबर पे टैक्सेबल अलाउंसेस दिखाएंगे। थर्ड नंबर पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, हाँ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में भी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, क्योंकि परक्यूजिट्स में भी कई ऐसे परक्यूजिट्स होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्प्ट परक्यूजिट्स का मैं एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ऑफिस में काम करोगे तो आपको चाय पानी नाश्ता मिल रहा है, सुबह शाम चाय या 3 टाइम चाय मिल रहा है, स्नैक्स भी मिल रहे हैं साथ में। तो सर जी वो बिल्कुल वो कंपनी सारा खर्चा उठा रही है, लेकिन वो परक्यूजिट्स नहीं कहलाती है, क्योंकि वो रिफ्रेशमेंट होता है, वो रिफ्रेशमेंट है, ठीक है ना। और रिफ्रेशमेंट है, भले खर्चा उठा रही है, परक्यूजिट्स की तरह देखने में लग रहा है, बट वो परक्यूजिट है ही नहीं, माना ही नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता, कि कहीं कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो रिफ्रेशमेंट कंपनी अपने लिए दे रही है ताकि आप अच्छे से काम कर सको, हमेशा तरोताजा रहो, रिफ्रेश करते हैं। जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश मारते हैं ना, तो कंपनी आपको रिफ्रेश करती है, चाय पिला पिला के, लो चाय पियो और ढंग से काम करो, सोना मत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ तो परक्यूजिट है ही नहीं। अगर कंपनी आपको सुबह सुबह बुला लेती है, इतनी नहीं, तुम्हें अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा 7 बजे काम करने के लिए या 8 बजे काम करने के लिए, तुम कहते हो सर मेरा लंच वंच की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मैं खाना पीना कैसे बना पाऊंगा, ठीक है मेरी दिक्कत है। कंपनी कहती कोई नहीं, हम तो यहाँ पे कैंटीन है, कंपनी के पास अपना कैंटीन है, तुम कैंटीन में खाना खा लेना। तुमने कहा ठीक है सर, कैंटीन का खाना खा लेंगे दोपहर में, बहुत अच्छी बात है, उसका पैसा वैसा नहीं ना लगेगा। कमेंट ना ना ना, कोई पैसा नहीं है। अब तुमको देखना है कि हाँ, अगर वो जो कैंटीन में जो खाना मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मील, खाना बिल ही बोलते हैं, ओके। तो अगर पर मील, अगर पर प्लेट उसकी कॉस्ट अगर 50 रुपीज तक है, कितने रुपए तक है, 50 रुपए तक पर प्लेट, अगर 50 रुपीज तक की कॉस्ट है, तो ऐसे में वो एग्जेम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये हम लोग एक एग्जेम्प्ट परक्यूजिट का मैंने एग्जांपल दे दिया, आगे पढ़ोगे और भी कई एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स। सर 50 रुपीज सेवा हुआ तब वो टैक्सेबल हो गया, तो वो सैलरी में ऐड होगी तो सर डेली टैक्सेबल होगा। नहीं ऐसा नहीं है, खाने का अगर देखोगे पर प्लेट 50 रुपए के अंदर पड़ जाता है, ऐसा नहीं है, 50 रुपये बहुत है एक आदमी के लिए। अब तुम वो गणेश का थोड़ी ना थाली तुम जोड़ रहे हो, यहाँ कॉस्ट देखी जा रही है, सेल प्राइस नहीं देखी जा रही, ठीक है। यस सर, ओके। ओके नेक्स्ट, तो ये 3 पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। अभी पीछे पढ़ा, फिर पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयर अगर हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है 12% से ज्यादा, ठीक है, हमारे प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि में, तो ऐसे में वो ऐड होगा। अगर 12% तक करता है तो वो हमारी सैलरी में ऐड होने वाला नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी सिर्फ कंप्यूटेशन समझा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक हैं, एक एक को अभी हमें अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो पीएफ वाला अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इवन तो ये भी समझेंगे व्हाट इज पीएफ, पीएफ होता क्या है, पीएफ कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब अगर पीएफ पे हमारा, हम सभी को पता है पीएफ पे हर साल हमारा इंटरेस्ट बनता है, जो हमारा पीएफ जमा होता है हर साल मैं भी कंट्रीब्यूट उसमें करता हूँ, तो हर साल मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर वो इंटरेस्ट अगर 9.5% तक मेरा मिल रहा है,
तब तो मेरी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%, 9.5% से ज्यादा अगर हमारा इंटरेस्ट अगर बना पीएफ में, हालांकि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई थिंक फिलहाल इस समय पीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 8% है, 8% है या 7.5 ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो 9.5% ज्यादा हो ही नहीं सकता, तब तो वो टैक्सेबल नहीं आएगा। लेकिन अगर 9.5% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट बना, जो कि पहले 10% तक था, तो यानी अगर 10% इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो 0.5% जो इंटरेस्ट आपका बना वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो बस घूम फिर के आपको ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि पांचों को जोड़ते हैं, और जैसे ही पांचों को जोड़ते हैं ये क्या आ जाता है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई। ग्रॉस सैलरी का मतलब समझ ही रहोगे कि जब भी आप कहीं ग्रॉस शब्द यूज करते हैं तो ग्रॉस का मतलब होता है उसमें से अभी कुछ चीजें लेस होना बाकी है। ठीक, तो अब देखो क्या क्या लेस होगा। तो लेस में आपने पढ़ा हुआ है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16, पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इलेबोरेट किया था। अब 16 में क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए क्या कहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज IA। तो अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज IA क्या कहता है, असेसमेंट ईयर 2020-21 इट वाज 50,000 रुपीज। असेसमेंट ईयर 19-20 की बात कर लेते हैं आप लोग को। इट वाज असेसमेंट ईयर 19-20 में ये कितना था, 40,000 रुपीज था। अब कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 20-21 असेसमेंट ईयर में 50,000 का डिडक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बी, सेकेंड डिडक्शन की। सेकेंड डिडक्शन क्या होता है, सेकेंड डिडक्शन सैलरी में होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। अच्छा, एक और चीज बता दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबकी सैलरी में जो भी ग्रॉस सैलरी आएगी उस ग्रॉस सैलरी में से 50,000 का डिडक्शन से मिल जाएगा। ना एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड मैक्सिमम कितना 5,000, इससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो हम ऊपर ऐड करेंगे, टैक्सेबल अलाउंसेस की तरह ऐड करते हैं, फिर नीचे जाके फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे। लास्ट है सी, तीसरा डिडक्शन। ये क्या है, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर आपने दिया है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे कुछ भी, तो वो 16 की क्लॉज 3 के तहत उसको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। ठीक है, दिस इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, टैक्सेबल सैलरी सी को कहते हैं। तो ग्रॉस सैलरी सब लोग को समझ में आ गया। ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाएंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, और इसमें जायज बात है डिडक्शंस कितने हैं आपने देख लिया। ग्रॉस सैलरी में से तीनों डिडक्शन लेस करने के बाद जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सेबल सैलरी। ये टैक्सेबल सैलरी वही होगी जिसके ऊपर स्लैब रेट लगेगा। फिर आप इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है आपको स्लैब रेट लगाना है, 0 से 2.5 लाख तक, नेल 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, सॉरी 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो इस इनकम पे टैक्सेबल सैलरी के ऊपर स्लैब रेट लगता है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, कंप्यूटेशन समझाया। कंप्यूटेशन में किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। आप लोग को इतनी ये चीज मैं हर दिन सिखाऊंगा, हर दिन मैं आपको कंप्यूटेशन पढ़ाने वाला हूँ। जब तक सैलरी टॉपिक पर चलेगा तब तक मैं आपको कंप्यूटेशन हर दिन, सबसे पहली चीज आपको यही चीज देखनी है, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन सेट हो जाए कि फर्स्ट नंबर पे क्या दिखाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले नंबर पे बेसिक सैलरीज आते हैं, फिर अलाउंसेस आता है, फिर परक्यूजिट्स आता है, फिर पीएफ कंट्रीब्यूशंस आता है, इंटरेस्ट आता है, देन ग्रॉस सैलरी आता है, देन उसमें से डिडक्शन 3 होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 की क्लॉज IA, 16 की क्लॉज 2, 16 की क्लॉज 3। ये है पूरा सर एक सैलरी। क्वेश्चन हाँ बोलिए। कह रहे थे सर कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलते हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि इन कैसी हो, इन काइंड भी तो हो सकता है। नहीं, अगर इन काइंड हो गया तो बेनिफिट हो गया, फिर परक्यूजिट्स में चला जाएगा।
इन द सेंस एंटरटेनमेंट अलाउंस किसके लिए मिलता है, हम लोग पीछे वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। यस पिछली क्लास में हमें क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस की भाई आप कंपनी में क्या हो, बाहर घूमने के लिए। हाँ, अपने क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए पैसा मिलता है ना। कि आप मान लीजिए अनूप जी, आप कंपनी के मैनेजर हो, अब जाहिर सी बात है आपसे मिलने के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो कंपनी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देती है कि लो चलो 5,000 रुपये लो और या 10,000 रुपये लो हर महीने, और जो भी तुम्हारे कस्टमर्स आते हैं एटलीस्ट उनको एंटरटेन अच्छे से करो, तो कॉफी चाय पानी ये सब कुछ लिया करो, खर्चा वर्चा कर दिया करो, आओ भगत अपने कस्टमर की आओ भगत पे खर्च करना, ठीक, यस सर। उसके लिए। और अगर कंपनी ही सारा खर्चा कर रही है, जो भी मंगा रहे हो सब कंपनी पे कर रही है, तो कहे का वो आपको कहाँ बेनिफिट मिला फिर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पहला सबसे पहले आज जो हमें कवर करना है फर्स्ट पॉइंट क्या, ये बेसिक सैलरी पेंशन एन्युटी कमीशन बोनस, ये सब कुछ कवर करना है। तो आज हम लोग इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक सैलरी। नाउ व्हाट इज बेसिक सैलरी, जरा समझिएगा। दिस इज द बेसिक पे रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉय, जो उसको किससे के द्वारा मिलता है ओके, अपने एम्प्लॉयर से मिलता है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, सर इसमें एग्जेम्पशन है ही नहीं। अगर बेसिक सैलरी में किसी भी बंदे को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, बेसिक सैलरी के नाम पे जितना अमाउंट उसे दिया जा रहा है, या फिर कह लो मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे बेसिक सैलरी के तौर पे जितना भी अमाउंट मुझे मिल रहा है 100% टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, 1 रुपए का उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या, पे स्केल की। अब आपने सुना होगा पे स्केल, आपका पे स्केल क्या होता है, कई लोग बातचीत करते हुए सुना होगा कई बार। नाउ व्हाट इज पे स्केल, इट इज द सिस्टम वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू द एम्प्लॉय। यानी कि ये होता क्या है, पे स्केल के जरिए आपको ये पहले ही बता दिया जाता है ज्वाइनिंग के समय ही कि आपका इंक्रीमेंट कैसे कैसे होगा। जैसे कि पे स्केल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मान लो बेसिक सैलरी इस तरीके से आपको दिया 10,000, 1,000, 15,000, 2,000, 25,000। नॉर्मली मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, नॉर्मली ये देखो बेसिक सैलरी के लिए बात कर रहा हूँ, बेसिक सैलरी नॉर्मली जल्दी बढ़ती नहीं है, नॉर्मली बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाती कंपनियां, बढ़ाती भी है तो बहुत कम बढ़ाती है, क्योंकि बेसिक सैलरी पे बाकी सारे कंपोनेंट कैलकुलेट होते हैं, जैसे एचआर है, डीए, मान लो 40% आपको एचआर मिलता है या डीए मिलता है, 40% आपका डीए, तो बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होगा। अगर 10,000 सैलरी है तो बेसिक सैलरी, और अगर आपका डीए 40% है तो 4,000 रुपये आपका क्या हो जाता है, डीए। और अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो सारे एमोल्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए नॉर्मली आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो 10-10 साल लग जाते हैं सैलरी, बेसिक सैलरी बढ़ने में। बढ़ता क्या है, हर साल डीए बढ़ता है, 6 मंथली बढ़ा देंगे, ईयरली बढ़ा देंगे, लेकिन बेसिक सैलरी को जल्दी हिलाते नहीं, क्योंकि बेसिक सैलरी अगर थोड़ा सा भी हिलाया तो बाकी सारी अमाउंट्स भी क्या हो जाएगी, वो भी हिल जाएंगे, यानी वो भी सब बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बेसिक पता चला 10 साल में सैलरी जाके बढ़ रही है, उनकी बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तो आप देखते ही हो हर साल इंक्रीमेंट लोग कर देते हैं। अब देखो इसमें है क्या, 10,000, 1,000, that means your joining is on the salary of 10,000 and your increment is 1,000 rupees every year. And when your salary got 15,000, means your salary increased up to 15,000, then your increment amount is 2,000. Then every year your increment amount is 2,000 and this will be increased up to 25,000. After 25,000, what is the increment amount? It will be declared again by the company. ठीक है, इसका मतलब है 10,000 रुपए सैलरी पे आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, आपका 1,000 रुपए के हिसाब से हर साल बढ़ेगा, यानी 11,000, फिर अगले साल 12,000, फिर अगले साल 13,000, 14,000, 15,000, और जब 15,000 पे पहुंच जाएंगे इसके बाद 17,000, 19,000, 21,000, हर साल बढ़ेगा, 23,000, देन 25,000। 25,000 के आगे क्या होगा, फिर आगे फर्दर बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पे स्केल भी समझ में आ गया सबको, अगर कहीं पे स्केल लिखा है तो समझ जाएंगे आप लोग। यस सर।
अब हम लोग बात करेंगे डीए की, डियरनेस अलाउंस। हालांकि यार हम लोग को अलाउंस में पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलो लिख दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हर साल इन्फ्लेशन का रेट कुछ ना कुछ आप देखते हो, 8%, 10%, 9%, 6% की दर से हर साल महंगाई बढ़ रही है। यानी कि अगर 10% की दर से अगर महंगाई बढ़ी है, तो कल मतलब एक साल पहले जो मुझे 100 रुपए में चीज मिल रही थी, आज के समय में मुझे वो 110 रुपए में खरीदना पड़ेगा, मेरे को 110 रुपए पे करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पहले पेट्रोल 30 रुपए में हम लोग को 1 लीटर मिल जाता था, आज उसके लिए हमें 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल तो वही है 1 लीटर, वो तब भी था, आज भी वो 1 लीटर है, लेकिन उसके लिए पैसे हमें आज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? महंगाई दर। ठीक है, इन्फ्लेशन। आपने इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा बचपन में, या अभी भी पढ़ रहे हो अगर बीए कर रहे हो इकोनॉमिक्स से। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, जब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, या फिर कह लो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, जब आपके मनी की पावर कम हो जाती है। पहले 30 रुपए में इतना पावर था कि 1 लीटर पेट्रोल खरीद लेते थे, आज 30 रुपए में वो पावर नहीं है, आज हमें 80 रुपए में वो 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है? कम हो गई है। मनी का पावर क्या हो गया? कम हो गया। नाउ नेक्स्ट, तो डियरनेस अलाउंस के साथ क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आपको इस पे ज्यादा जोर देना है, ये चीज पे ध्यान देना है। अच्छा, बेसिक सैलरी दिखा, फटाक से फुल्ली टैक्सेबल है। डीए है, अच्छा फुल्ली टैक्सेबल है, सीधे सैलरी में ऐड मारो। अब बात करते हैं फीस की। कंपनी का कोई काम था, सपोज करो एफिडेविट बनाना था या कोई काम कराना था, तो बाकी किसी और एजेंट से कराता, पता चला कि आपको भी वो काम आता, वो एफिडेविट आप भी बना लेते हो। आपने कंपनी से कहा कि हम ही बना दे रहे हैं, तो कंपनी का ठीक आप बना दो, और जो फीस हम उसको देते हैं उसकी जगह आपको दे देंगे, आप मेरे एम्प्लॉय हो तो क्या हुआ। तो अगर कंपनी आपको फीस उसके नाम पे दे रही है, चूंकि एम्प्लॉयर से वो फीस मिल रहा है, चाहे किसी भी काम के बदले मिल रहा हो, तो वो क्या होगा? एन एक्स्ट्रा रेमुनरेशन फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर फीस के नाम पे कुछ भी मिलेगा कंपनी से, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो 3 फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट्स आपने सीख लिए, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, फीस। अब हम बात करेंगे किसकी? कमीशन की। व्हाट इज कमीशन? इट मे बी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कंपनी कहती है ठीक है तुम मेरे एम्प्लॉय, मैं तुम्हें सैलरी तो देता हूँ, पता है तुम्हें और कुछ फायदा मिल सकता है, कैसे फायदा मिलेगा? तुम क्या करो, देखो हमारे नॉर्मली तो सेल्स की टीम है जो सेल्स करती है कंपनी का कोर्स, लेकिन आप लोग मेरे एम्प्लॉय और आप लोग भी मुझे अगर हमारा सेल्स करा देते हो ना, तो आपको भी मैं सेल्स के 2% कमीशन दे दूंगा। आपने कंपनी का 10 लाख की सेलिंग करा दी, तो 10 लाख पे 2% यानी कितना हो गया? 10 लाख पे 2% कितना हुआ, कोई बताए? 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज आपको मैं क्या करूंगा, एक तरीके से आपको कमीशन के रूप में आपको मिल रहा है। आपने 10 लाख का सेल करा, आपको 20,000 कमीशन मिल गया। व्हाट इज दैट? चूंकि एम्प्लॉयर से मिल रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? ये सैलरी हेड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप एजेंट होते और आपको कमीशन मिलता, तब किस में आता, कोई बताएगा? LIC एजेंट होते हैं, उनको कमीशन मिलता है, वो बताइए कि सेट की इनकम है। वो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अदर सोर्स की इनकम है। नहीं सर, मतलब जो एजेंट होते हैं उनका तो वही काम ही है। नहीं तो वो एजेंट है ना, प्रोफेशनल थोड़ी ना होते वो। भाई अच्छा लॉयर बिजनेस थोड़ी ना होता है। प्रोफेशनल होता है। अच्छा। जो भी कमीशन के काम करते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? कोई जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग कोई करवा दे रहा है, ठीक है, जैसे कुछ मतलब डीलर प्रॉपर्टी, होते हैं सर। हाँ, तो जो वो डीलर उसके, जाहिर सी बात है। अब अगर तुमने क्या किया, तुम अगर किसी को अगर कमीशन पे अगर किसी का मान लो कोई मकान वकान बिचवा दिए, तुमको कमीशन मिल गया, तो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगी? वो प्रोफेशन की हमारे लिए इनकम। अदर सोर्स। हाँ, नहीं अब सर। देखिए अदर सोर्स कैसे तुम बोल रहे हो, अदर सोर्स की इनकम।
रेगुलर, वो काम अगर तुम रेगुलर करो तो वो तुम्हारा बिजनेस हो जाता है। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं करना, खरीदा ना बेचा, तुम बस दो लोग को जुड़वा दिए, हाँ भैया आपका सामान है आपको बेचवाना है, हाँ आप मेरे को मेरा कमीशन दे दो, व्हाट इज दिस? अदर सोर्स। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे बोनस। नाउ व्हाट इज बोनस? अगर भाई बोनस आप सभी को पता है, कंपनी बोनस, बोनस एक बोनस एक्ट भी है लेबर लॉ में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा भी है देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या वॉलेंट्री हो, अपनी इच्छा से कंपनी दे रही हो बोनस। बोनस में से होता क्या है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट में एक हिस्सा इसको देती है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, कंपनी कहती है हम अपने प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट हम अपने एम्प्लॉयज में बांटेंगे, तो वो किस रूप में बांटेगी? बोनस के रूप में। तो दिस बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, जो कमीशन मिलेगा वो भी क्या है? वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपने कितने कंपोनेंट्स आज पढ़े? ध्यान रखिए, बेसिक सैलरी पढ़ा, पे स्केल पढ़ा, 6 हाँ सॉरी, पहला तो बेसिक सैलरी नहीं, पे स्केल, स्केल नहीं है, पे स्केल तो बस ऐसे ही है। बेसिक सैलरी मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, डीए मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, फीस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, बोनस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल। तो 5 कंपोनेंट्स आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? अलाउंसेस पे। लेकिन अलाउंसेस से पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लूं आप लोगों से, या छोड़ो अभी उसको बाद में। एक है प्रॉफिट एंड ड्यू ऑफ सैलरी, वो मैं कल कवर करूंगा, उसको मैं ऐड करूंगा, उसके बाद में कवर करूंगा, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपका रह गया था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में बता दूंगा। कंप्यूटेशन में हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, बेसिक सैलरी पढ़ लिया, पेंशन तो पता है सबको, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी पहले ही पढ़ चुके हो, एडवांस सैलरी भी समझते हो, लीव सैलरी भी समझते हो। अब हम लोग बात करेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब हम सेकंड नंबर पॉइंट की बात करेंगे क्या, अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस में क्या क्या चीजें होती हैं? अलाउंसेस होता क्या है? अलाउंसेस के बारे में तो यहाँ लिखा है, तो छोटा लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा कंपनसेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी। यानी कंपनी जब आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन करती है या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, किसके अलावा? बेसिक सैलरी के अलावा, फॉर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि आपकी यानी एम्प्लॉय की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलाउंसेस। इसी चीज को मैं कैसे कहता हूँ? इसी चीज को मैं कहता हूँ एडिशनल पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को देता है एडिशनल पेमेंट, किस वजह से दे रहा है? या तो तुम कह दो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर इस वजह से दे रहा है बिकॉज एम्प्लॉय इज डूइंग देयर जॉब इन एन अनयूजुअल कंडीशंस, वो एक अनयूजुअल कंडीशन में रह के काम कर रहा है आपके लिए, ठीक। तो अलाउंसेस है। अब अलाउंसेस में देखो, अगर हम लोग डिस्कस करें, अलाउंसेस कितने तरह के होते हैं? अलाउंसेस 3 तरह के होते हैं। एक होता है टैक्सेबल अलाउंसेस, एक होता है एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, ऐसे भी अलाउंसेस होते हैं जो एग्जेम्प्ट है, यानी वो आपको मिल रहा है बट आपकी सैलरी में ऐड होने वाला नहीं है, वो टैक्सेबल है ही नहीं। और एक होता है डिडक्टेबल अलाउंसेस, ओके। तो 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और, तो जो भी अलाउंस मिल रहा है, अब बस देखना उसमें कितना टैक्सेबल है, उसमें कितना एग्जेम्प्ट है, उसमें कितना डिडक्टेबल है, यही आपको समझना है। तो अलाउंसेस में जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? एचआरए की। यहाँ पे एक हाउस रेंट अलाउंस है, इन्होंने लिखा। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉय को मकान के लिए पैसे दिए जाते हैं कि चलो आप कहीं किराए का मकान लेके रह लो, आपका खुद का मकान नहीं है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोरखपुर में आपका मकान है लेकिन आपको भेज दिया कंपनी ने दिल्ली, जाओ दिल्ली जाके जॉब करो,
अब दिल्ली में आपका खुद का मकान नहीं है तो कंपनी आपको पैसे दे रही है, लो 8,000 रुपये या 10,000 रुपये, और कहीं किराए का मकान अच्छा सा लेकर के रहो। वो जो 10,000 रुपये हर महीना दे रहा है उसी को HRA कहते हैं। अब HRA जितना मिल रहा है, ठीक है, HRA जितना मिल रहा है आप किराए पे खर्च कर रहे हो, तो ऐसे में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। पूरा HRA टैक्सेबल नहीं होगा। तो HRA में एग्जेम्पशन कैसे मिलता है ये हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग HRA ही पढ़ेंगे। और सर कौन से अलाउंसेस होते हैं? स्पेशल अलाउंसेस देखो यहाँ बताया गया। स्पेशल अलाउंसेस में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक होते हैं क्या, सॉरी इसको मैं पढ़ता हूँ, अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट। एक होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, यानी अगर ये अलाउंस मिल रहा है तो इसको सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट है। जैसे अलाउंसेस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ेंगे। अलाउंसेस एक होते हैं क्या, एग्जेम्प्ट अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ऑफिस पर्पस। तुम्हें कोई पैसा मिला, तुमने उस पैसे को अपने ऑफिस यूज में कुछ खर्चा किया, तो जितना ऑफिस यूज में तुमने खर्च कर दिया उतना एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। जैसे कंपनी ने आपको क्या दिया, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया, आप मार्केटिंग के एम्प्लॉय आने जाने के लिए पैसा दे रखा है, अब उस ट्रेवलिंग में जितना आपने खर्च कर दिया ऑफिस के काम से, एग्जेम्प्ट। आपको कंपनी ने 2,000 रुपये दिया था, आपने 1,500 रुपये खर्च कर दिए, 500 रुपये बचा लिया तो टैक्सेबल। फिर कुछ ऐसे भी अलाउंसेस हम लोग पढ़ेंगे, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू अ फिक्स्ड लिमिट। ऐसे अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है कब कहाँ तक, उस लिमिट तक जो लिमिट किसने तय की है, गवर्नमेंट ने, या कह लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर कंपनी आपको चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देती है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। यानी कि आपको 100 रुपीज, कंपनी आपको चाहे 4,000 रुपए दे दे, 5,000 रुपए दे, 10,000 रुपए, लेकिन आपको कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा, सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, ये एग्जेम्पशन मिलता है। ये किसने सेट किया, गवर्नमेंट ने सेट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेट किया। इससे ज्यादा का हम एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। एक बच्चे पे 100 रुपए हर महीना, यानी 12 महीने का 1,200 रुपए, 2 बच्चे पे 2,400 रुपए टोटल मिला, 2,400 से ज्यादा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलता। इससे ऊपर चाहे जितना मिलेगा सब टैक्सेबल है, सब तुम्हारी सैलरी में सीधे ऐड होगी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो भी अलाउंसेस बचे उसको हम लोग कहते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक, लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस भी हम लोग समझेंगे, जहां पे कंपनी आपको छुट्टी देती है और ट्रेवल करने के लिए पैसा भी देती है कि जाओ थोड़ा घूम घाम लो, कि आप पूरे साल भर आप काम किए हो हमारी कंपनी में और जाओ थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताओ, मैं तुम्हें छुट्टी भी दे रहा हूँ, प्लस आने जाने के लिए, घूमने के लिए जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ, आने जाने का मैं पैसा भी तुम्हें दे रहा हूँ, या टूर पैकेज ही कर देता हूँ, आराम से थोड़ा 1 हफ्ता घूम के आओ, ताकि फिर से रिफ्रेश हो जाओ और कंपनी के लिए बढ़िया से काम करो। ठीक है, एक तरह से ये भी एक रिफ्रेशमेंट होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा। क्लियर है सबको? तो ये है अलाउंसेस जो हमें पढ़ने हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो देन आई विल एक्सप्लेन यू। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्लाइड में। एक एक स्लाइड में पहले तो हम HRA पढ़ेंगे, फिर हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस पढ़ेंगे, फिर अलाउंसेस एग्जेम्प्ट टू अप टू एक्सपेंडिचर अमाउंट वाले पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, फिर HRA को चूंकि कैलकुलेशन भी समझना है तो उसके लिए एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे सेट कर रखे हैं, फिर आप लोग के लिए भी है, ये सब भी हम लोग। तो मेरे ख्याल से आज की अभी तक की क्लास समझ में आई। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऐसे पढ़ा, और कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में हम लोगों ने ये समझा कि पहले तो हमें 5 पॉइंट दिखाने होते हैं। 5 पॉइंट्स में सबसे पहला बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, थर्ड नंबर पे ऑल टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूजिट्स, फोर्थ नंबर पे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन माई PF मोर देन 12%, अगर हमारे PF पे इंटरेस्ट बन रहा है 9.5% से ज्यादा तो हमारी सैलरी में ऐड होगी। फिर सैलरी में 3 डिडक्शंस मिलेंगे, 16 की क्लॉज I है, 16 की क्लॉज 2, 16 की क्लॉज 3। दैट मीन्स ये तीनों डिडक्शन लेस करने के बाद टैक्सेबल सैलरी आती है। तो यही हमें सीखना है, तो ग्रेजुअली हम लोग सीखेंगे। आज हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड पॉइंट टैक्सेबल अलाउंसेस कल पढ़ेंगे।